अध्याय 9 फ़ायदा 7 पैसे के लिए काम नहीं करना। 2002 में एक टॉक रेडियो प्रोग्राम में मुझसे एक श्रोता ने यह सवाल पूछा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जो एक बड़ी सिलिकॉन वैली कंप्यूटर कंपनी में काम करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, यह उद्योग बुरी तरह ध्वस्त हो गया है, खास तौर पर यहाँ कैलिफोर्निया में। मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है, परंतु मुझसे अपनी तनख्वाह कम करने के लिए और कम घंटे काम करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं यहाँ पर वे एरिया में रियल एस्टेट कितनी महंगी है। मेरे मॉर्टगेज का पेमेंट लगभग उतना ही होगा जितने की कटौती के बाद मिलने वाली मेरी तनख्वाह। मुझे डर है कि अगर मेरी तनख्वाह में मुझे एक कटौती और करनी पड़ी तो शायद मैं घर से हाथ धो बैठूंगा। इसके अलावा मेरा रिटायरमेंट प्लान मेरा 401 के लगभग मिट्टी में मिल चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने अपना घर बेचने की कोशिश की? मेरा पहला सवाल था। हाँ, श्रोता ने कहा, समस्या यह है कि घर की कीमत इतनी घट गई है कि घर का जितना मूल्य है उससे ज़्यादा उस पर कर्ज है। अगर मुझे उसे बेचना पड़ा तो मुझे खरीदार से पैसे मिलने के बजाय उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर मेरे पास यह समस्या रहेगी कि मैं कहाँ रहूं। मकान किराया उतना ही तगड़ा है जितने की मॉर्टगेज की पेमेंट। आपकी पत्नी क्या करती है? मैंने पूछा। वह एक झूला घर में काम करती है। झूला घर में भी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि बहुत से परिवार उस इलाके से बाहर चले गए हैं। उसकी नौकरी सुरक्षित है, परंतु वे उसे अधिक पैसे नहीं देते। वे ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने पूछा। उसकी तो इच्छा है, परंतु उसकी झूला घर में काम करने का एक लाभ यह है कि हमारे 2 बच्चे वहाँ पर मुफ्त में रह रहे हैं। अगर उसे बच्चों को संभालने के लिए इंतजाम करना पड़े तो उसमें लगभग उतना ही खर्च आएगा जितनी कि उसे दूसरी कंपनी में तनख्वाह मिलेगी। क्या आपने कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने के बारे में सोचा है जिसे घर पर ही शुरू किया जा सके? मैंने आपको बताया है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बिना पैसे के हम बिजनेस किस तरह शुरू कर सकते हैं? क्या आपने गैर क्या आपने और आपकी पत्नी ने घर पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया है? वहाँ पर शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती और वे आपको प्रशिक्षित भी करेंगे। मैंने पूछा। अरे हाँ, हमने उन स्कैम पर विचार किया है। वे कुछ पैसे नहीं देते। वे हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसा आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। रेडियो प्रोग्राम के मेजबान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमें बताया कि उसके कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। उस श्रोता और मेरे बीच का संवाद अधूरा ही रह गया। वह कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं इस रेडियो इंटरव्यू का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मूलभूत जीवन मूल्यों के अंतर को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। श्रोता को स्पष्ट रूप से धन की आवश्यकता है और मुझे उससे पूरी सहानुभूति है। जैसा आप में से कुछ जानते हैं, मेरी पत्नी और मैं दिवालिया रह चुके हैं। कुछ सप्ताह तक तो हम बेघर भी हो गए थे। इसलिए मैं जानता हूँ कि पैसे की ज़रूरत कैसी होती है। परंतु अगर 10 साल से भी कम समय में किम और मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए तो इसका कारण सिर्फ यह था कि हम धन और संपत्ति के अंतर को जानते थे। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहें कि किम और मैंने किस तरह दिवालियेपन से आर्थिक आज़ादी के सफ़र को 10 साल से कम अवधि में पूरा किया, तो यह कहानी रिच डैड सीरीज़ की पुस्तक रिच डैड्स रिटायर यंग रिटायर रिच में बताई गई है। इसके अलावा रिच डैड सीरीज़ की पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट शुरू ही वहाँ से होती है। जब 1985 में किम और मैं बेघर थे, जो हमारा सबसे बुरा वर्ष था, मैं इन 2 पुस्तकों का जिक्र आपसे उन आप में से उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें इस बात में संदेह हो कि दिवालियेपन और धन के अभाव की मुझे पर्याप्त समझ है।
दोनों ही पुस्तकें यह बताती है कि हम अपने आर्थिक दलदल से कैसे बाहर निकलें। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि किम और मैं जानते हैं कि पैसे का अभाव क्या होता है और इसलिए हम अमीर बनना तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अधिक पसंद करते हैं। हमारे लिए पर्याप्त धन के बिना जिंदा रहना जीने का एक भयानक तरीका था। इसने हमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के अलावा भी और कई तरह से चोट पहुंचाई। पैसे की कमी ने हमारे विवाह, आत्मविश्वास और आत्मस्वाभिमान का भी इम्तिहान लिया। जीने के 3 तरीके। रेडियो कार्यक्रम खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी मेरे मन में उस फोन करने वाले युवा पिता का सवाल घुमड़ता रहा। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, हम एक दूसरे से आत्मा या भावना से भावना की बात कर सकते थे। इस प्रकरण में हमारे संप्रेषण की वेवलेंथ डर का भाव था। मैं उसके डर को महसूस कर सकता था और यह महसूस करते समय मुझे इससे कष्ट हो रहा था। मैं निश्चित रूप से जानता था कि यह डर कैसा होता है। इस अध्याय में जिस फायदे का वर्णन है, दरअसल वह भावनाओं के बारे में है। किम और मैं व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि जैसे पैसे की बात आती है तो 2-3 भावनाएं होती हैं। 3 भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं के साथ जीने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। वे भावनाएं हैं डर की भावना। जब किम और मैं बेघर तथा गरीब थे तो डर की भावना के कारण हमें लकवा मार गया था। यह भावना इतनी गहन थी कि इसने हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। यही वह भावना थी जो मुझे उस युवा पिता से फ़ोन पर बात करते समय महसूस हुई। यही वह भावना थी जो मुझे बचपन में अपने परिवार के बीच बड़े होते समय महसूस हुई थी। मेरे माता पिता गरीब थे और अधिकांश मौक़ों पर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था। पर्याप्त पैसा न होने की भावना मेरे बचपन में अधिकांश समय हमारे परिवार के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी। क्रोध और कुंठा की भावना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध या कुंठा की भावना के साथ उठना और काम पर जाना है, खास तौर पर तब जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हों। जो व्यक्ति इस भावना के साथ रहता है उसके पास एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह हो सकती है, परंतु वह काम करना बंद नहीं कर सकता और यहाँ से कुंठा शुरू हो जाती है। वे जानते हैं कि अगर वे थम गए तो जिस दुनिया में वे रहते हैं वह ढह जाएगी। इस तरह के लोग यह कह सकते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मैं छोड़ूंगा तो बैंक मेरे यहाँ धावा बोल देगी और मेरी हर चीज़ से ले जाएगी। ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, अपनी अगली छुट्टियों तक इंतज़ार करो या रिटायरमेंट में केवल 10 साल बचे हैं। खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना। जीने का तीसरा तरीका है मन की शांति के साथ जीना, यह जानते हुए कि चाहे आप काम करें या नहीं, आपके पास काफ़ी पैसा आता रहेगा। 1994 में जब किम और मैंने अपना बिजनेस बेचा और हम रिटायर हुए, तब से हम इसी भावना के साथ जी रहे हैं। तब किम 37 वर्ष की थी और मैं 47 वर्ष का। मेरे लिए यह एक ऐसी भावना है, जीने का ऐसा तरीका है जो इतना मूल्यवान है कि इसे हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि हम आज भी काम करते हैं, परंतु हम मजबूरी में काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी समय काम करना बंद कर सकते हैं और इसके बाद भी हमारे पास जीवन भर पर्याप्त से भी अधिक पैसा आता रहेगा। यह बहुत ही सुखद भावना है। धन और संपत्ति के बीच का अंतर। रेडियो इंटरव्यू के दौरान मैं उस युवा पिता से यह कहना चाहता था कि अगर वह धन के लिए काम करना जारी रखेगा तो उसकी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। जब मैंने उसे यह सुझाव दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करे तो इसके पीछे यह कारण था कि वे सिर्फ अधिक तनख्वाह पाने की कोशिश करने के बजाय संपत्ति हासिल करने के लिए मेहनत करे। जब उसने कहा, अरे हाँ,
हमने उस स्कैम पर विचार किया है। वे कुछ पैसे नहीं देते। वे हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसा आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। तो मैं यह जानता था कि अगर उसे अपने जीवन की क्वालिटी का सुधारना था तो उसे अपने जीवन मूल्य बदलने की ज़रूरत थी। दूसरे शब्दों में, मैंने मन में कोई शंका नहीं थी कि अगर वह और उसकी पत्नी अंततः अधिक धन हासिल कर लेंगे तो वे एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे। मुझे संदेह है कि अगर उन्होंने अपने मूलभूत जीवन मूल्य नहीं बदले तो वे हमेशा 2 में अपनी बची हुई जिंदगी गुजार देंगे और वे जीवन भर गुस्से और कुंठा से भरे रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करने का विकल्प चुना था। संपत्ति क्या है? मेरी पिछली पुस्तकों और दूसरे रिच डैड प्रोडक्ट में मैंने जिक्र किया था कि संपत्ति धन में नहीं नापी जाती बल्कि समय में नापी जाती है। हमारी परिभाषा है, संपत्ति किसी आदमी को की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। जैसा मैंने कहा, संपत्ति समय में नापी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे नाम पर कुल जमा $1000 की बचत हो और मेरे जीवन यापन का खर्च प्रतिदिन $100 हो तो मेरी संपत्ति 10 दिन है। अगर मेरे खर्च $50 प्रतिदिन है तो मेरी संपत्ति 20 दिन होगी। संपत्ति की परिभाषा को समझाने के लिए यह एक अति सरलीकृत उदाहरण है और संपत्ति धन के बजाय समय में नापी जाती है। स्वास्थ्य और संपत्ति एक जैसे हैं क्योंकि दोनों को ही समय में मापा जाता है। हम सभी ने इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं कि डॉक्टर किसी से कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर मरीज को उसके स्वास्थ्य का अनुमान समय के पैमाने पर दे रहा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आर्थिक रूप से इतना पीछे है कि वह अपनी संपत्ति को यह कहकर नापता है, मैं -2 महीने की संपत्ति का स्वामी हूँ। दूसरे शब्दों में, वह सचमुच उधार लिए हुए समय और उधार लिए हुए धन पर जी रहा है। यह कहा गया है कि औसत अमेरिकी परिवार आर्थिक विनाश से 3 तनख्वाह से भी कम दूर रहता है। अगर औसत तनख्वाह की अवधि 2 सप्ताह या 14 दिन है तो इसका अर्थ है कि औसत अमेरिकी परिवार 44 दिन की संपत्ति का स्वामी होता है। उसके बाद उसका जीवन स्तर घट जाता है। संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करते समय यह समस्या आती है। आगे बढ़ने से पहले शायद आप खुद से यह सवाल पूछना चाहें, अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिनों तक आर्थिक रूप से जीवित रह सकूंगा? आपका जो जवाब होगा वह आपकी संपत्ति होगी। अच्छी खबर यह है कि चाहे आप आज अधिक धन ना भी कमाते हों तो भी आपकी दौलत बहुत बढ़ सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको संपत्ति के लिए काम करना सिखाती है। विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के शोध के दौरान मैंने पाया कि वक्ताओं को जीवन मूल्य के जिस बिंदु को स्पष्ट करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती थी वह था संपत्ति के लिए काम करने और धन के लिए काम करने का अंतर। एक बार मैं जिस मीटिंग में मैं गया वहाँ पर एक अतिथि ने अपना हाथ उठाया और पूछा, मैं कितना धन कमा लूँगा? दुर्भाग्य से मीटिंग में प्रस्तुति दे रहे व्यक्ति ने अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बिजनेस बनाने और नौकरी करने में कितना फ़र्क होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन और संपत्ति के बीच के अंतर को उसने ठीक से नहीं समझाया। मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर लोगों को जो जवाब सुनने को मिला उससे वे चकरा गए और कुंठित हो गए। वक्ता ने एक जवाब यह दिया, आपकी आमदनी असीमित होगी। इस जवाब के साथ समस्या यह है कि मीटिंग में भाग ले रहे ज़्यादातर लोग असीमित आमदनी की तलाश
नहीं कर रहे थे, बल्कि हर महीने $1000 से लेकर $3000 की अतिरिक्त कमाई के अवसर के बारे में सोच रहे थे। मेरे विचार से वे अब भी संपत्ति के बजाय धन के संदर्भ में सोच रहे थे। दूसरे शब्दों में, धन दो प्रकार का होता है। एक वह धन जो श्रम से आता है और दूसरा वह धन जो आपकी संपत्तियों से आता है। अगर आप जीवन भर कड़ी मेहनत करना चाहें तो धन के लिए काम करते रहें, जैसा अधिकांश लोग करते हैं। दुविधा का अगला बिंदु तब आया जब वक्ता ने कहा, अच्छा, अगर आप सभी लोग हर महीने $3000 की अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आपको ज़िंदगी भर मिलती रहेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। हालांकि ज़्यादातर श्रोताओं ने इस विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की, परंतु मुझे दिख रहा था कि ज़्यादातर लोगों को यह संभव नहीं लग रहा था, और इसके अलावा ज़्यादातर लोग यह चाहते थे कि $3000 महीने की यह अतिरिक्त कमाई उन्हें सिर्फ अगले महीने हो जाए। वे कुछ साल बाद तक मुफ्त काम करने और बिजनेस बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी आमदनी हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। यह मेरा अनुमान है कि वहाँ पर बैठे ज़्यादातर लोग अब भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों या कर्मचारियों की तरह सोच रहे थे, जो धन के लिए काम करते हैं, ना कि बिजनेस मालिकों और निवेशकों की तरह जो अपने एसेट्स से संपत्ति हासिल करने के लिए काम करते हैं। एक अलग तरह का धन। अमीर लोगों के ज़्यादा अमीर बनने का सीधा सा एक कारण यह है कि अमीर लोग एक अलग तरह के धन के लिए काम करते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीचे दिया गया डायग्राम इस अंतर को स्पष्ट करने में मदद करेगा। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। अगर आप इस डायग्राम से परिचित नहीं हैं, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायग्राम है, या आप इसके बारे में अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि या तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें, या फिर अपने उस मित्र से बात करें जिसने यह पुस्तक पढ़ी हो और उससे इसे समझाने के लिए कहें। इस डायग्राम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे अमीर डैडी के कई सबक समझने के लिए इसे समझना लगभग अनिवार्य है। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, मेरे बैंकर ने मुझसे कभी मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा, मेरा बैंकर मुझे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, जब आप स्कूल छोड़ देते हैं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिपोर्ट कार्ड है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल IQ का पैमाना है। इससे आप यह समझ जाएंगे कि यह डायग्राम हर उस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो आर्थिक स्वतंत्रता या प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। फोकस का अंतर। E और S तथा B और I के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से समझाने का एक तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग है। क्वाड्रेंट के दाएं और क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के बीच का अंतर फोकस का अंतर है। नीचे यह समझाया गया है कि मेरा क्या अर्थ है। सीधे सीधे कहा जाए तो E और S क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। और B और I क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। क्या आप अब भी धन के लिए काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया गया मूलभूत अंतर यह है कि E और S क्वाड्रेंट के लोग धन के लिए काम कर रहे हैं। B और I क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान धन के लिए काम करने में नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने या एसेट्स हासिल करने में लगा रहता है। इसी कारण B और I क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति E या S क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति से अधिक होती है। अगर B या I क्वाड्रेंट का व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, तब भी उसकी संपत्तियां काम करती हैं और उसके लिए धन कमाती हैं। 3 तरह की संपत्तियां। संपत्ति वाले कॉलम में मुख्य रूप से 3 तरह की संपत्तियां पाई जाती हैं, आय, व्यय, संपत्ति। बी क्वाड्रेंट बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एस्टेट। दायित्व।
आर्थिक स्वतंत्रता की आसान योजना। मैंने और मेरी पत्नी ने युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए जिस आसान योजना का पालन किया वह यह थी कि पहले बिजनेस बनाओ और फिर रियल एस्टेट में निवेश करो। जैसा मैंने कहा, इसमें हम 1985 से 1994 तक का समय लगा और हमने यह जब शुरू किया था तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर रिटायर हुए तो हमारे पास एक भी शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं था। यह हमारी आसान योजना थी और हमने अपनी योजना का पालन किया। कई लोगों ने मुझसे यह पूछा, आपने अपना बिजनेस पहले क्यों बनाया? इस सवाल के 3 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि बिजनेस बनाने से हमें बहुत अधिक धन मिलना संभव हुआ। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने उन 11 तरीकों की सूची दी है जिनके द्वारा कोई आदमी अमीर बन सकता है, जैसे धन के लिए किसी से विवाह करना। किम और मेरे लिए अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका बिजनेस बनाना था। दूसरा जवाब यह है कि अमेरिका के टैक्स कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो बी क्वाड्रेंट से धन कमाते हैं और उन लोगों को सजा देते हैं जो ई क्वाड्रेंट से धन कमाते हैं। सबसे अंत में तीसरा जवाब यह है कि बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट में निवेश करना, ज़्यादातर अमीर लोग इसी योजना पर चलते हैं। मैं किस तरह रियल एस्टेट खरीद पाया? 2000 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद कई लोग अब जागने लगे हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा है कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड जोखिम भरे हैं। स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद कई लोगों के मन में रियल एस्टेट में निवेश करने का ख्याल आया। समस्या यह थी कि कई लोगों के पास रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए या उन जगहों पर रहने के लिए जहां रियल एस्टेट महंगी थी पर्याप्त धन नहीं था। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, मैं किस तरह रियल एस्टेट खरीद सकता हूँ जबकि मेरे पास किराया चुकाने के बाद मुश्किल से पैसे बचते हैं? मेरा जवाब हमेशा वही रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने दिन की नौकरी करते रहो और पार्ट टाइम बिजनेस बनाना शुरू करो। एक बार आपका बिजनेस धन कमाने लगे तो आपका दूसरा कदम होगा अपनी दिन की नौकरी करते रहना और बिजनेस में होने वाली अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट में निवेश करना। इस तरह आप धन के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहने के बजाय पूंजी की 2 श्रेणियां बनाना शुरू कर देते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षा, शैक्षणिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा जरूरी है, उसी तरह असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये हैं मानसिक बुद्धि, आमतौर पर वह जिससे स्कूल में IQ नापा जाता है। भावनात्मक बुद्धि, यह कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से 25 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। भावनात्मक बुद्धि के उदाहरण हैं बहस करने के बाद भी ठंडे बने रहना, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना जिसके बारे में हम जानते हैं कि लंबे समय में वह अच्छा जीवनसाथी नहीं होगा, और विलंब से संतुष्टि के लिए तैयार रहने की आदत जो तत्काल संतुष्टि चाहने के विपरीत है, और तत्काल संतुष्टि की आशा करना कई वर्तमान वित्तीय समस्याओं का कारण है। तीसरा, वित्तीय बुद्धि। मेरे अमीर डैडी कहते थे, आपकी वित्तीय बुद्धि आपके व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नापी जाती है। आपकी वित्तीय बुद्धि इस बात से नापी जाती है कि आप कितना धन कमाते हैं, आप कितना धन रख पाते हैं और आपका धन आपके लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है और आप उस धन को कितनी पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर पाते हैं। स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल क्यों हो रहते हैं? कई स्मार्ट लोग जैसे मेरे गरीब डैडी अमीर बनने में असफल रहते हैं, हालांकि उनका IQ बहुत अच्छा रहता है और स्कूल में उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहता है। इसका कारण यह है कि उनमें वित्तीय सफलता और संपत्ति के संग्रह के लिए आवश्यक भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। कम फाइनेंशियल IQ के 4 आम लक्षण हैं। पहला,
वे बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं। चूँकि वे ई क्वाड्रेंट में नौकरी करते हैं, इसलिए वे अपनी आमदनी का अधिक प्रतिशत हिस्सा टैक्स में दे देते हैं और इस वजह से वे बुद्धिमानी से निवेश करने में सफल रहते हैं और अपने धन को बैंक में रखते हैं। बहुत कम ब्याज कमाते हैं और उन्हें ब्याज से जो थोड़ी बहुत रकम मिलती है उस पर और भी ऊंची दर से टैक्स लगता है। दूसरा, बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। इस व्यक्ति में धैर्य नाम की भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। यह व्यक्ति अक्सर नौकरियां बदलता रहता है या एक ज़बरदस्त विचार से दूसरे ज़बरदस्त विचार पर कूदता रहता है। यह लोग कुछ शुरू करते हैं, फिर उससे ऊब जाते हैं और छोड़ देते हैं। तीसरा, भावावेग में खर्च करना। इस व्यक्ति की व्यायाम करने की प्रिय आदत शॉपिंग है। ऐसे लोग तब तक खरीदारी करते हैं जब तक कि वे गिर ना जाएं। अगर उनके पास धन है तो वे उसे किसी भी सनक पर खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, धन मेरी उंगलियों से फिसल जाता है। चौथा, किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी बन पाने की अयोग्यता। दूसरे शब्दों में, इस व्यक्ति के पास वही वस्तुएं होती हैं या वह उन चीज़ों के लिए काम करता है जो उसे गरीब बनाती है। उदाहरण के लिए, मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है। जैसे ही वे इसके मालिक बनते हैं, वे इसे बेच देते हैं, कमाई को लेते हैं और उससे क्रेडिट कार्ड बिल या स्टूडेंट्स लोन का भुगतान कर देते हैं या एक नई नाव खरीद लेते हैं या फिर छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उन चीज़ों को कस कर पकड़े रहते हैं जिनका बहुत कम मूल्य है और उन चीज़ों को बेच देते हैं जिनका असली मूल्य है। इन्हीं लोगों में से कई बिजनेस बनाने के बजाय किसी और के लिए काम करना बेहतर समझते हैं और वे किसी ऐसी चीज़ में कड़ी मेहनत करते हैं जो कभी उनके स्वामित्व में नहीं हो पाएगी। डर की भावना इतनी प्रबल होती है कि वे स्वतंत्रता के लिए काम करने के बजाय सुरक्षा के लिए काम करना पसंद करते हैं। भावनात्मक बुद्धि फाइनेंशियल बुद्धि के लिए अनिवार्य है। यह अध्याय मेरे रेडियो इंटरव्यू से शुरू हुआ था। मैंने इंटरव्यू से शुरू इसलिए किया क्योंकि वह युवक भावनात्मक रूप से अनियंत्रित था। स्पष्ट रूप से वह मानसिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली था, परंतु उसकी भावनाएं उसे अतार्किक रूप से सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर आप भावनात्मक रूप से अनियंत्रित हैं तो फाइनेंशियल चुनौतियों को सुलझाने के आपके अवसर बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। ऊंचे फाइनेंशियल आईक्यू के लिए ऊंचा भावनात्मक आईक्यू होना अनिवार्य है। अमेरिका के सबसे अधिक निवेशक वारेन बफे का कहना है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जब मैं अधिक युवा था तो मैं भावनात्मक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं आज के लिए जीवन जीने में विश्वास रखता था। यह भी एक कारण है कि मुझे 47 वर्ष से पहले वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिली, हालांकि मैं जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब भी मैं ज़्यादा ऊपर उठता था या अनियंत्रित हो जाता था, यानी या तो फटाफट अमीर बनना चाहता था या कुंठा की वजह से छोड़ना चाहता था, तो अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वापस लौट आना, तब मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। क्या आप अपना भावनात्मक आईक्यू सुधारना चाहते हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरा भावनात्मक आईक्यू जितना अधिक बढ़ता है, मेरी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर बन जाती है। मरीन कॉर्प्स में रहने के बाद मैं न सिर्फ आवेगशील हो गया, बल्कि मैं बहुत हिंसक और
तुनक मिजाज भी हो गया। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे गर्म स्वभाव और तत्काल प्रतिक्रिया ने तुम्हें वियतनाम में जिंदा रखा। तुम तुम्हारी परंतु तुम्हारी यही भावनाएं तुम्हें बिजनेस की दुनिया में मार डालेगी। अमीर डैडी ने जोर देकर यह सुझाव दिया कि अगर मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू सुधारना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे अपना भावनात्मक आईक्यू सुधारने की मेहनत करनी होगी। जब अपनी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण ठीक हुआ तो मेरा व्यवहार सुधर गया, मेरी बिजनेस योग्यताओं में सुधार हुआ और इसी तरह मेरी निवेश योग्यताओं में भी सुधार हुआ। अपने गुस्से को दूर करने रखने से मेरी सेहत भी सुधर गई। हालांकि कई बार यह अब भी मुझ पर नियंत्रण कर लेता है। अपनी भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम यह स्वीकार करना था कि मुझे इसे सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी आप हमेशा थोड़ी अधिक भावनात्मक परिपक्वता का परिचय दे सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण स्थल हो सकता है। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सर्वश्रेष्ठ फायदों में से एक यह है कि यह आपके भावनात्मक आईक्यू को विकसित करता है। हर बार जब भी आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो छोड़ देते हैं या जो झूठ बोलते हैं, हर बार जब आप अपने डरों, अपनी निराशाओं, अपनी कुंठाओं और अपनी धैर्यहीनता को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए जीतते हैं, तो आप अपने भावनात्मक आईक्यू को बढ़ा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बढ़िया जगह है जहां आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने आप को सुधारने में मेहनत कर सकते हैं। अपने अपने आप से यह सवाल पूछें, मेरी भावनाएं किस तरह मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं? क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में यह कमियां हैं? अधिक संकोच, रिजेक्शन का डर, सुरक्षा की आवश्यकता, धैर्य की कमी, बहुत चिड़चिड़ाना, कोई बुरी लत, भावावेग में काम करना, बहुत गुस्सा, बहुत धीमे धीमे बदलना, आलस आपका विकल्प। एक बार फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी भावनात्मक बुद्धि की जांच करेगा और कई प्रकरणों में हम इसमें भारी सुधार करेगा। एक बार आप अपने भावनात्मक आईक्यू को सुधारना शुरू करते हैं तो आप शायद यह पाएंगे कि आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार हो रहा है। आप यह पाएंगे कि अब लोगों से बात करना अधिक आसान हो गया है। आप अधिक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाते हैं। आप अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। और जब आप अपनी यह सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अधिक धैर्य होने से आपके पास बेहतर निवेशक बनने का बेहतर अवसर होगा। अपनी भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने से आपका व्यवहार सुधर सकता है और हम सभी जानते हैं कि विवाह का विषय कितना भावनात्मक हो सकता है। आप बेहतर अभिभावक भी बन सकते हैं और अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बनाने में कुछ साल का निवेश करने से आपको जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीवन एक बहुत भावनात्मक विषय है। एक बेहतर विवाह किम और मेरे लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की हमारी योजना के लिए बहुत बढ़िया साबित हुई। जीरो से शुरू करते हुए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर हम दोनों इकट्ठे काम कर सकें। मैं यह कहूँगा कि बिजनेस बनाने के उतार चढ़ाव का सामना करने की वजह से हमारे विवाह में कई चुनौतियाँ आईं, परंतु अंत में इनकी वजह से हमारा विवाह ज़्यादा मजबूत हुआ। हमने इकट्ठे जोखिम लिए, घाटे को इकट्ठे सहन किया और अपनी जीत का जश्न इकट्ठे मनाया। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, हमारी योजना आसान थी
1985 में किम और मैंने अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारा बिजनेस बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ तो 1991 में हमें रियल एस्टेट में पहला निवेश किया। 1994 में हमने अपना बिजनेस बेचा, अधिक रियल एस्टेट खरीदी और बाकी ज़िंदगी के लिए आर्थिक रूप से चिंतामुक्त होकर रिटायर हो गए। यह एक आसान योजना थी और इसने हमारे जीवन को अधिक आसान और सुखी बना दिया। जैसा हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, धन पारिवारिक कलह का एक प्रमुख कारण है। आज हमारा विवाह बेहतर है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास धन है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमने बिजनेस को इकट्ठे बनाया। जब हम भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व हुए तो अलग अलग रास्तों पर जाने के बजाय हम लोग एक ही रास्ते पर चलते चलते करीब आ गए। मैं कई लोगों को यह कहते सुनता हूँ, अरे मैं अपनी पत्नी के साथ कभी काम नहीं कर सकती, मैं उनको इतने लंबे समय तक नहीं झेल सकती। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं किम के बिना इतना सफल नहीं हुआ होता, और अगर हम लोग अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग नौकरी करते रहे होते तो हमारी वैवाहिक ज़िंदगी इतनी सुखद नहीं होती। अगर हम अलग अलग काम करते तो हम आगे चलकर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते। बिजनेस को इकट्ठा बनाने और इकट्ठे निवेश करने की वजह से हमारा विवाह सुदृढ़ हुआ, और क्योंकि हमारे पास अपने मतभेदों को सुलझाने का समय था, हम इकट्ठे करीब आए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे और एक दूसरे का अधिक सम्मान करने लगे। भावनात्मक रूप से इकट्ठे परिपक्व हुए और अंत में एक दूसरे के साथ ज़्यादा सुखी हुए, और मेरे लिए यह अमूल्य रहा है। हालांकि अब भी हमारे बीच मतभेद है, परंतु आज हम जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम उन मतभेदों से ज़्यादा प्रबल है। दो लोगों के बीच सुखी विवाह निश्चित रूप से भावनात्मक बुद्धि के कारण होता है, ना कि अच्छे नंबर लाने वाले दो लोगों के बीच हुआ विवाह जो अच्छी नौकरियां करके काफ़ी पैसे कमा रहे हों। कुछ सफल नेटवर्क मार्केटर्स असफल क्यों होते हैं? इतने वर्षों में मैं कई सफल नेटवर्क मार्केटर्स से मिला हूँ जिन्होंने अपने बिजनेस से ढेर सारी दौलत कमाई है। मैं कुछ ऐसे भी नेटवर्क मार्केटर्स से मिला हूँ जिन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाया है और फिर सब कुछ गंवा दिया। क्यों? एक बार फिर इसका जवाब आपको भावनात्मक बुद्धि में मिलेगा। रे नाम का व्यक्ति उस सफल नेटवर्क मार्केटर्स का एक उदाहरण है जो बाद में असफल हुआ। रे दक्षिण कैलिफोर्निया में रहता है। वह कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद एक हेल्थ फूड स्टोर चेन के लिए काम करने लगा और उसे जल्दी ही इसका स्टोर मैनेजर बना दिया गया। रे के पास चूंकि बायोकेमिस्ट्री की डिग्री थी, इसलिए उसकी स्वास्थ्य में बेहतर रुचि थी। एक दिन एक ग्राहक अंदर आया और उसने रे को हेल्थ प्रोडक्ट की नई श्रृंखला दिखाई। रे ने उन प्रोडक्ट का प्रयोग किया और पाया कि वे बहुत अच्छे हैं। रे तत्काल अपने बॉस के पास गया और उनसे पूछा कि क्या वह उन्हें अपने स्टोर में रख सकता है। बॉस ने कहा नहीं। धैर्य और आवेगपूर्ण स्वभाव का होने के कारण रे ने तत्काल अपनी नौकरी छोड़ दी और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अफसर में शामिल हो गया। 3 साल तक रे ने बिजनेस का अध्ययन किया और इससे सीखा। कुछ वर्षों बाद तक आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा और तभी अचानक बत्तियां जल गईं। रे ने ई क्वाड्रेंट की मानसिकता को छोड़कर बी क्वाड्रेंट की मानसिकता हासिल कर ली। उसका बिजनेस धमाके के साथ बढ़ गया और जल्दी ही वह एक सप्ताह में उससे अधिक धन कमा रहा था जितना वह हेल्थ फूड स्टोर में अपनी 1 साल की नौकरी में कमा पाता। जल्दी ही रे मंच पर इस बिजनेस में आने वाले सभी नए लोगों से बातें करने लगा। वह नया स्टार था। समस्या यह थी कि स्टेज और स्टार बनना उसके दिमाग पर चढ़ गया। वह घमंडी और अति आत्मविश्वासी हो गया जो कम भावनात्मक बुद्धि का परिचायक है। वह उन लोगों से बहस करने लगा जिन्होंने उसे यह बिजनेस करना सिखाया था। उसे लगता था कि वह एक लोगों से
उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट था, क्योंकि उसके उसके पास ज़्यादा अच्छी कार थी, ज़्यादा अच्छा घर था और उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा था। पैसे ने दरअसल उसके दिमाग को बोरा कर दिया। एक नया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू हो रहा था। उनके पास भी एक उत्कृष्ट हेल्थ प्रोडक्ट लाइन थी और वे रे जैसे सितारों के तलाश में थे, जो अपनी पुरानी कंपनी से दल बदल करके उनकी कंपनी में आ गए। रे को इस बात के लिए राजी करने में नए बिजनेस मालिकों को ज़्यादा समय नहीं लगा। वह बहुत पुरानी स्थापित कंपनी को छोड़कर उनकी नई कंपनी में आ जाए। रे ने यह छलांग इसलिए लगाई थी क्योंकि वह सबसे नीचे की सीढ़ी से शुरू करना चाहता था, जल्दी शुरू करना चाहता था और ज़्यादा बड़े बिजनेस को अधिक जल्दी बनाना चाहता था। रे ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को भी अपने साथ मिला लिया। 3 साल बाद रे दिवालिया हो चुका था। क्यों? मेरी समझ से इसके दो कारण थे। एक तो यह कि नई कंपनी के मालिक भी रे जैसे ही थे, उनमें से भी धैर्य नहीं था और वे भावावेग में काम करते थे। वे भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे। दूसरा कारण यह है कि रे की तरह नए कंपनी मालिक भी धन के खराब मैनेजर थे, जो चमक दमक और दिखावे में विश्वास करते थे, जो पैसे उछालते थे और अर्थहीन बातें करते थे। अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने की बजाय और रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने के बजाय, यानी असली संपत्ति हासिल करने के बजाय, उन्होंने संपत्ति के प्रतीकों को खरीदा। क्या आपको याद है कि इस अध्याय के शुरू में मैंने यह जिक्र किया था कि गरीब लोग अक्सर असली मूल्यवान चीज़ों के साथ असहज अनुभव करते हैं। रे और नए बिजनेस के संस्थापक इसी श्रेणी में आते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है, इसलिए रे और नई कंपनी के मालिक असली संपत्ति खरीदने में असफल हुए। इसके बजाय उन्होंने तेज कारें खरीदी, तेज महिलाएं पसंद की और तेज गति से वे बिजनेस से बाहर चले गए और दिवालिया हो गए। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। आज रे एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दूसरे नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में छलांग लगाता फिर रहा है। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ, उसके पास एक नया बिजनेस अवसर होता है और प्रमोट करने के लिए नई प्रोडक्ट लाइन होती है। रे ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लिया, परंतु वह इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया। वह इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसकी भावनाएं उसके विचारों पर हावी हो गईं। मेंढक ना बने। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बदलना गलत है। मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कई लोग रे की तरह होते हैं, जो आदर्श बिजनेस, आदर्श प्रोडक्ट लाइन और आसान पैसे की तलाश में इस कंपनी से उस कंपनी की तरफ छलांगे लगाते रहते हैं। कई लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने में असफल रहते हैं, जो मेरी राय में इस बिजनेस में उतरने के प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरे शब्दों में, किसी कंपनी को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपके पास भावनात्मक कारणों के बजाय ठोस और सही कारण हो। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाना मेंढकों के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु यह बिजनेस मालिकों के लिए अच्छा नहीं होता। जैसा मेरे दोस्त ने कहा है, मेंढक होने के साथ एक समस्या यह है कि न सिर्फ आपको अपना पूरा दिन कीड़ों का पीछा करने में बिताना होता है, बल्कि आपको उन कीड़ों को खाना भी होता है जिन्हें आपने पकड़ा है। संदेश यह है कि एक बार आपको कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिल जाए जो आपके लिए सही हो, तो उस बिजनेस को और अपने आप को इकट्ठा विकसित होने का समय दें। कीड़ों का पीछा करने वाले मेंढक की तरह ना बने। सफल नेटवर्क मार्केटर्स अधिक सफल क्यों बनते हैं? यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात कुछ बेहतर सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मालिकों से हुई। कई मुझसे और यहाँ तक कि मेरे अमीर डैडी से भी बहुत अधिक सफल थे। मुझे यह जानकर खुशी हुई
कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का फार्मूला भी वही था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। फार्मूला यह है, बिजनेस बनाओ। ज़मीन से बिजनेस को ऊपर उठाने में आमतौर पर 5 साल का समय लगता है। मैं जानता हूँ कि इसमें कम समय भी लग सकता है और इसमें इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। बहरहाल कोई भी बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। बिजनेस में दोबारा निवेश करें। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रे और कई दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते। अपनी पूंजी का दोबारा निवेश करने के बजाय उन्हें जितना पैसा मिलता है वे उतने ही तेज़ी से उसे खर्च भी कर देते हैं। वे जल्दी ही क्रेडिट पर खरीदते हैं, नई कारें, नए घर, नए कपड़े और अच्छी छुट्टियां इत्यादि। अपने बच्चों को बढ़ने में मदद के बजाय वे उन बच्चे के लंच मनी को चुरा लेते हैं और बच्चा भूख से मरने लगता है। दुर्भाग्य से रे जैसे लोगों की कहानियाँ हर बिजनेस में बहुत आम है। अमेरिका में इतने कम लोगों के अमीर होने का, चाहे बाकी लोग बहुत सा पैसा कमा लें, एक प्रमुख कारण यह है कि वे अपने बच्चे के लंच मनी को खिलौनों पर और उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिससे उनके अहम को तुष्टि मिलती है। किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश किया जाता है? एक पारंपरिक बिजनेस के रूप में richdad.com दोबारा निवेश कर रही है। हमारी वेबसाइट सुधारने, लाइव गेम कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स बनाने, स्कूलों को मुफ्त दिए जाने वाले गेम्स और स्कूल पाठ्यक्रम बनाने में लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। यह इस बात के उदाहरण हैं कि पारंपरिक बिजनेस किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश करता है। कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, वेयर हाउस बनाना, कुछ और ट्रक खरीदना या राष्ट्रीय विज्ञापन में पैसे खर्च करना इत्यादि। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोबारा निवेश करने का यह अर्थ हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को 10 लोगों से फैलाकर 20 लोगों तक ले जाएं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपनी डाउनलाइन को ज़्यादा गहराई तक जाने में मदद करें और इसके लिए अपना कुछ समय दें। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि इनमें आपको अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी बिंदु यह है कि सच्चा बिजनेस मालिक बिजनेस बनाने के लिए निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी बंद नहीं करता। किसी भी बिजनेस में बहुत से लोग इसलिए प्रचुर संपत्ति हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने बिजनेस में लगातार दोबारा निवेश नहीं करते। रियल एस्टेट में निवेश। रियल एस्टेट क्यों? 2 कारण हैं। एक तो यह है कि टैक्स कानून उस बिजनेस मालिकों के पक्ष में बनाए गए हैं जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। परिशिष्ट वाले अध्याय में मेरी टैक्स सलाहकार डियॉन कैनेडी ये बताती है कि किस तरह रियल एस्टेट और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरा कारण यह है कि आपका बैंकर आपको रियल एस्टेट के लिए हंसते हंसते लोन दे देगा। आप अपने बैंकर से ज़रा पूछ कर देखें कि क्या वह आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर 6.5% की दर से 30 साल का लोन देगा। वे लोग आपको अपनी बैंक से हंसते हंसते भगा देंगे। एक चेतावनी, मैं आपको पहले बिजनेस बनाने का सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश करने में समय, शिक्षा, अनुभव और धन लगता है। अगर आपके पास अतिरिक्त स्थायी आय और टैक्स लाभ नहीं है जो भी क्वाड्रेंट बिजनेस के साथ आते हैं, तो रियल एस्टेट या तो बहुत जोखिम भरा या फिर बहुत धीमा है। यह बहुत जोखिम भरा इसलिए है क्योंकि रियल एस्टेट में गलतियां, खासकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में की गई गलतियां, बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। बहुत से लोग रियल एस्टेट में अमीर बनने में इसलिए सफल रहते हैं या वे बहुत धीमे अमीर इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनके पास वह अतिरिक्त कैश नहीं होता जो बिजनेस मालिकों के पास अक्सर होता है। यथार्थ में
सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट सौदे आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको रियल एस्टेट के वही सौदे मिलेंगे जिनमें पैसे वाले लोगों की कोई रुचि नहीं है। आज मैं कई लोगों से मिलता हूँ जो डाउन पेमेंट किए बिना रियल एस्टेट निवेशों की तलाश में हैं। हालांकि ऐसे सौदे मौजूद हैं, परंतु वे ऐसे सौदों की सिर्फ इसलिए तलाश करते हैं क्योंकि उनके पास डाउन पेमेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप में रियल एस्टेट की शिक्षा, अनुभव और धन का अभाव है, तो डाउन पेमेंट के बिना किया गया निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश साबित हो सकता है। इसलिए पहले बिजनेस बनाइए, फिर बिजनेस में दोबारा निवेश कीजिए और तीसरे नंबर पर रियल एस्टेट खरीदिए। विलासिता की वस्तुएं खरीदिए। हमारी विवाहित जिंदगी में ज़्यादातर समय किम और मैं बड़े घर में नहीं रहे या बहुत शानदार कारों में नहीं घूमे। वर्षों तक हम एक छोटे से घर में रहे जिसकी मॉर्टगेज पेमेंट में हमें $400 प्रति माह की लागत आती थी। इस हालांकि हम उस छोटे से घर में रहते थे और सामान्य कारें चलाते थे, परंतु हम उस समय अपना बिजनेस बना रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक ज़्यादा बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 कारें हैं, परंतु हमारे पास अपनी संपत्तियों जैसी बिजनेसों और रियल एस्टेट से बहुत अधिक धन भी आ रहा है। मेरे अमीर डैडी का मार्गदर्शक सिद्धांत था, बिजनेस बनाओ, अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करो ताकि वह बढ़ता रहे। रियल एस्टेट में निवेश करो और फिर अपने बिजनेस और रियल एस्टेट की मदद से अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदो। दूसरे शब्दों में, पहले अपनी संपत्तियों को बनाने या खरीदने में मेहनत करो और फिर अपनी संपत्तियों को अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदने दो। आज किम और मेरे पास एक बड़ा घर है और 6 कारें हैं, परंतु हमें बाकी ज़िंदगी काम करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, संपत्तियां हैं। आज हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना हमें अच्छा लगता है। यही नहीं, हम इसलिए ज़्यादा अमीर बनते गए क्योंकि हम अमीर डैडी की असली संपत्ति और लगातार बढ़ती संपत्ति के आसान 4 कदमों के फार्मूले पर चले थे। हमने बिजनेस बनाया, बिजनेस में दोबारा निवेश किया, रियल एस्टेट में निवेश किया और फिर हमारी संपत्तियों ने हमारे लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदी। अधिकांश लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? अधिकांश लोग इस योजना पर क्यों नहीं चलते, जबकि यह एक आसान योजना है? अधिकांश प्रकरणों में इसका जवाब भावनात्मक बुद्धि में मिलता है। ज़्यादातर लोगों में इस योजना का पालन करने के लिए आवश्यक धैर्य, अनुशासन और संतुष्टि में विलंब की इच्छा का अभाव होता है। अधिकांश लोग पैसा कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं, इसलिए यह मानसिक आईक्यू या फाइनेंशियल आईक्यू का मामला नहीं है, यह भावनात्मक आईक्यू का मामला है। वास्तव में तीनों आईक्यू में फाइनेंशियल आईक्यू सबसे आसान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, अमीर को क्यों बन जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से फाइनेंशियल आईक्यू को भावनात्मक आईक्यू से जोड़ देना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस बुद्धि को विकसित करने में किसी की भी मदद कर सकता है। आप पेपर एसेट्स क्यों खरीदते हैं? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे पेपर एसेट्स कब खरीदे? मेरा जवाब मेरे अमीर डैडी का जवाब है। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, सबसे अच्छा एसेट होता है बिजनेस। मैं बिजनेस को नंबर 1 पर सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि यह वह सबसे अच्छा एसेट है जिसके आप स्वामी होते हैं, बशर्ते आप इसके स्वामी होने लायक स्मार्ट हो। दूसरा है कि रियल एस्टेट और तीसरा है पेपर एसेट्स। पेपर एसेट्स के आखिरी होने का कारण यह है कि वे खरीदने में सबसे आसान है, परंतु उसका स्वामी होना सबसे जोखिम भरा है। अगर आप पेपर एसेट्स के जोखिम भरे होने में विश्वास नहीं करते, तो जाइए और अपने बैंकर से उन्हें खरीदने के लिए 30 साल का मार्टगेज लोन देने की बात करके देखिए।
इसलिए आज लोगों को मैं जो जवाब देता हूँ वह मेरे अमीर डैडी का जवाब है। पेपर एसेट्स सबसे आखिर में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें खरीदना सबसे आसान है, परंतु उनका स्वामी बनना सबसे जोखिम भरा है। एक और कारण यह है कि मैं किसी बिजनेस या रियल एस्टेट में ज़बरदस्त घाटे का बीमा करा सकता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टॉक स्टॉक मार्केट के शेयरों का बीमा कैसे कराया जाता है और म्यूचुअल फंड पर बीमा होता है। यह मैंने आज तक कभी नहीं सुना, पर ऐसा हो सकता है। लोग अपनी नौकरी में खुश क्यों नहीं होते? मेरा एक दोस्त प्रशिक्षित और अनुभवी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी है। उसने मुझसे कहा कि सुख का एक कारण नियंत्रण है। आपका जितना नियंत्रण होगा आप उतने ही ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरी ओर अगर आप नियंत्रण से बाहर हैं या आप नियंत्रण खो देते हैं तो आप अक्सर दुखी हो जाते हैं। उसने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो हवाई अड्डे की तरफ कार में तेजी से जा रहा है और अचानक वह एक मील लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वह ट्रैफिक में रेंगता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसका हवाई जहाज़ छूट जाएगा और उसका खुशनुमा मूड काफुर हो जाता है। यह आदमी सिर्फ इसलिए दुखी बन जाता है क्योंकि उसका ट्रैफिक जाम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका सबक संक्षेप में यह है, नियंत्रण और सुख करीबी रूप से जुड़े होते हैं। इस अध्याय के शुरू में दिए गए रेडियो इंटरव्यू में फ़ोन करने वाले व्यक्ति की तरफ लौटते हुए मैं यही कहूँगा कि वह सुखी नहीं था। मुझे लगता है कि वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया है। हालांकि उसे लगता है कि उसके पास एक सुरक्षित नौकरी है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेशों पर भी नियंत्रण खो दिया है। आज दुनिया भर में खासकर स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद और अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के बाद और 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है और इस वजह से वे दुखी हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने और फिर रियल एस्टेट में निवेश करने का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह दोनों कार्य आपको अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण प्रदान करते हैं और आपका जीवन जितना अधिक नियंत्रण होगा आपके पास उतना ही अधिक सुख होगा और सुख आपके जीवन में एक बहुमूल्य भावना है। संक्षेप में तो सवाल यह है कि क्या आप धन के लिए काम कर रहे हैं या संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास दो सुझाव हैं। नीचे दिए गए कैश फ्लो क्वाड्रेंट को देखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहूँगा। पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें, रिच डैड का गेम कैश फ्लो 101 खेलें और निवेश करना सीखें। अपने खाली समय में अगर आप अगले 3 से 5 सालों तक यह दोनों करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका आर्थिक भविष्य उससे अधिक उज्जवल होगा जो उस स्थिति में होता जब आप वही करते जो अधिकांश लोग कर रहे हैं, यानी नौकरी की सुरक्षा को कसकर पकड़े रहते और म्यूचुअल फंड में अपने धन का निवेश करते। जब कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल या वित्तीय जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है तो वह सुखी कैसे रह सकता है? इसके अलावा कुछ सालों में अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं तो आप धन के लिए काम करने के बजाय संपत्ति के लिए काम करेंगे। अगला फायदा। अगले अध्याय में यह पुस्तक बताएगी कि आपके सपनों के सच होने का मूल्य क्या है। जिन्होंने कैश फ्लो 101 खेला है उन्हें याद होगा कि यह खेल शुरू करने से पहले हर एक को अपना सपना चुनना होता है। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, अपने सपनों से शुरू करो और फिर पीछे की तरफ काम करो। मैंने सबसे अच्छी बात को सबसे आखिर में इसलिए कहा है क्योंकि आप अब आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में प्रचुर संपत्ति हासिल कर सकते हैं, इसलिए आप शायद आप ज़्यादा बड़े सपने देखना चाहें।